मुझे लगता है घरेलू ट्रिगर्स के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जीडीपी, जीएसटी दोनों के बड़े आंकड़े निकल कर आए हैं। और इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि सर जीडीपी पर ही आप कमेंट्री दीजिए, क्योंकि वहां पर अनुमान से काफी खराब नंबर्स आए हैं। इस तिमाही के जीडीपी आंकड़े 5.4% पर रहे। हालांकि किसी को अंदाज नहीं था कि 6% के नीचे के आंकड़े भी देखने को मिलेंगे, तो अनुमान से काफी कमजोर आते हुए दिखे। दूसरी कंपनी कमजोर, इसमें बड़ी बात नहीं है कि जीडीपी के आंकड़े कमजोर आए। कमजोर आंकड़ों का अनुमान सभी को था, लेकिन कितने कमजोर, ये बड़ी बात है, क्योंकि 5.5% के नीचे किसी के भी अनुमान से ज्यादा कमजोर है। हालांकि दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे कंपनियों के, उससे समझ में आ रहा था कि नंबर्स कमजोर आएंगे। और इन कमजोर नंबर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों का। अगर 2-2.25% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रहती है, तो फिर जीडीपी ग्रोथ आपकी मजबूत आएगी कैसे? और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर कमजोर है तो आपको कंपनियों के तिमाही नतीजों से समझ में आ जाता है, जो आपको दिखा भी था, राइट। अब बड़ा सवाल है कि पूरे साल भर के लिहाज से क्या। पहली चीज तो ये क्लियर कट है कि अब वित्त वर्ष 2025 के लिए लगभग सबके टारगेट 7% के नीचे के आ गए। जो 7.2%, 7.1%, कोई अति उत्साहित लोग 7.5% तक की जीडीपी ग्रोथ मानकर चल रहे थे, यानी कि ज्यादातर लोग 7% के ऊपर थे। एक दो ऐसे एस्टिमेट होंगे जो 6.8% के आसपास थे, लेकिन अब कोई 7% के ऊपर का आंकड़ा मान नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। नवंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन की आंकड़े बढ़कर आए, 8.5% ग्रोथ आई है। हालांकि अगर आप महीने दर महीने देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे 1,82,000 करोड़ का आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपको जीएसटी कलेक्शन को साल दर साल ही देखना चाहिए, वही ज्यादा ठीक तरीका है। ठीक है। अब अगले 6 महीनों में जीडीपी के ग्रोथ की सुधरने की उम्मीद है। काफी लोग ये मान रहे हैं कि जो कुछ खराब होना था इस तिमाही में हो गया, इस तिमाही से अब यहाँ से इंप्रूवमेंट ही होगा। और कितना इंप्रूवमेंट होगा वही देखने वाली बात है। लेकिन जो नंबर्स आ चुके हैं वो पास्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है। तो इसलिए अब आपको फ्यूचर पर देखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बट नॉनदलेस नंबर्स, इसमें कोई डाउट नहीं, कमजोर हैं, ये मानकर आप चलिए। ओके तो सर अब सरकार की तरफ से, या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की इस हफ्ते, वो भी महत्वपूर्ण है। 6 तारीख को 4 से शुरू होकर 6 तक रहेगी। तो क्या ब्याज दरों को लेकर या कोई एस्टिमेट्स है जो खास अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? तो अब आगे चलते हुए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े किस तरह से रहेंगे, किस तरह से वो असर इकोनॉमी और बाजार पर डालेंगे, उसके लिए 2 सबसे बड़े ट्रिगर है। पहला ट्रिगर जो आपने कहा कि अब आरबीआई क्या करेगा। अल्टीमेटली देखिए, सरकार के बाद जीडीपी की ग्रोथ को संभालने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी और सेकंड नंबर पे किसी को, तो वो आरबीआई को है ना। सरकार की तो है ही है, देश में जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी सरकार की, अच्छा या खराब, ठीक है। तो ताली भी उनको, गाली भी उनको, राइट। लेकिन उसके बाद कौन? और वो है आरबीआई। अब 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाली है। नंबर 1, आरबीआई का एक्शन आगे क्या होगा। आरबीआई क्या करेगा? याद रहे 4 से 6 तारीख के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। 6 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, ब्याज दरों पर फैसला होगा। सब मानकर चल रहे हैं कि 6 दिसंबर को आरबीआई ब्याज दरें नहीं घटाएगा। लेकिन क्या ये है वो पॉलिसी जिसमें आरबीआई गवर्नर साफ साफ संकेत देंगे कि मैं पॉलिसी में जो ब्याज दरें मुझे घटानी है अब आगे चलते हुए, वो फरवरी में मैं घटा दूंगा? ये संकेत बाजार सबसे पहले और सबसे बड़ा संकेत इस पॉलिसी से लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि 2-3 चीजें हैं। एक तो क्या है, इस पॉलिसी में, अगली पॉलिसी में ब्याज दरें घट जाएंगी, ये संकेत मिल जाएगा क्या? अगली पॉलिसी हर 2 महीने में आती है, फरवरी में आएगी, राइट। तो क्या फरवरी में ब्याज दर, फरवरी में बजट के तुरंत बाद आएगी, ठीक है। तो बजट क्या पॉलिसी में ब्याज दरें घटने का संकेत मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्रेडिट ग्रोथ जो 20% के आसपास चल रही थी, घटकर 11-12% की रेंज में आ गई है। क्रेडिट ग्रोथ तो बढ़ानी पड़ेगी। बिना क्रेडिट ग्रोथ, अगर आपको देखिए 8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो 20% की क्रेडिट ग्रोथ चाहिए। अगर आप 11-12% की क्रेडिट ग्रोथ ही चाहते हैं तो फिर आपको जीडीपी ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या सिस्टम में लिक्विडिटी डाली जाएगी, और सिस्टम में लिक्विडिटी डालने का सीधा सिंपल तुरंत इम्पैक्ट करने वाला तरीका, वो कहते हैं कि आप गोली खाते हो तो असर धीरे धीरे होता है, इंजेक्शन मारते हो जल्दी से हो जाता है, बॉडी में पूरी जगह दवा जल्दी फैल जाती है, राइट। तो सीआरआर कट वो इंजेक्शन है जो लिक्विडिटी ला सकता है, क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ा सकता है। सिस्टम में बैंकों के हाथ में ज्यादा पैसा देगा, बैंक ज्यादा लेंड करेंगे तो ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ होगी, ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ से ज्यादा आपका जीडीपी ग्रोथ आना शुरू होगा। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, चूंकि आरबीआई जीडीपी के इस कमजोर डेटा को देखकर इस पॉलिसी में भी ब्याज दरें घटाने पर सोच सकता था, लेकिन सोचेगा नहीं, क्योंकि पिछले महीने के जो महंगाई के आंकड़े आए वो बहुत ज्यादा है।
6.2% की महंगाई आरबीआई के 4% के थ्रेशोल्ड से बहुत ऊपर है। करेक्ट। नो डाउट अब महंगाई, चूंकि सर्दियाँ आ चुकी है, सब्जियों खाने पीने की चीज़ों के दाम धीमे धीमे कम होंगे, होने के संकेत आ भी रहे हैं, लेकिन 6.2% की महंगाई पर आरबीआई ब्याज दरें घटा नहीं सकता। तो आरबीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि महंगाई को भी कंट्रोल करना है और जीडीपी को भी बढ़ाना है। तो ये वाली पॉलिसी मुझे लगता है शक्तिकांता दास साहब के लिए वन ऑफ द टफेस्ट पॉलिसी होगी। जो अब तक जो पॉलिसी है ये, वो किस तरह से बैलेंस बनाकर चलता है। ये तीन बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से ये पॉलिसी अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। एग्जैक्टली। हाँ, वैसे तो 6% की महंगाई पर वैसे भी इंपॉर्टेंट थी, जीडीपी ग्रोथ ठंडे आने के संकेत थे तो थी तो सही, लेकिन 6.2% महंगाई और 5.4% जीडीपी, दिस पॉलिसी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर आरबीआई गवर्नर। ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए, तो उनके लिए तो अग्नि परीक्षा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में सर ग्लोबल से पहले एक और चीज है, क्योंकि मैंने कहा कि दो लोग जिम्मेदार हैं ग्रोथ के लिए, एक आरबीआई दूसरा सरकार। तो आरबीआई की हमने बात कर ली, लेकिन सरकार की बात नहीं है। तो दूसरी चीज की सरकार क्या करने वाली है। सरकार के पास क्या है, कैपेक्स, और वो कैपेक्स करना बाकी है, क्योंकि 10 से 11 लाख करोड़ का जो कैपेक्स सरकार को करना है वो 5 लाख करोड़ के नीचे हुआ है अब तक का। उसकी वजह ये भी मान सकते हैं आपकी, चूंकि मई जून में चुनाव थे, इलेक्शन के पहले काम आपके कम हो जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है, फिर एक दो स्टेट इलेक्शन चल रहे थे, चूंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन था और महाराष्ट्र में भी आपके महाराष्ट्र जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा राज्य है, 15% अकेले ही दे देता है, राइट। तो इसलिए महाराष्ट्र में सब कुछ बंद था चुनाव के पहले। लेकिन अब यहां से नेहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सरकार का कैपेक्स बढ़ेगा। इसमें आगे ग्रोथ की चाबी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू मतलब पुश द जीडीपी ग्रोथ। बिल्कुल उनके बस की बात इतनी जल्दी नहीं, इतनी आसानी से नहीं है। सरकार को आगे आके करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर तो बेचारा पहले से फंसा हुआ सा है, थोड़ा सा महसूस करा कि मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए, मैं देखूं, क्योंकि एक तिमाही खराब ही गई है। सो आई थिंक अब बचे हुए 4 महीने में सरकार कैपेक्स पे कितना तेजी से बढ़ती है आगे। अब टाइम है, खटाखट पैसा बांटो मतलब ऐसा नहीं लोगों में बांटना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बांटो, जहां जहां आपको कैपेक्स करना बाकी था, अगले 3-4 महीने में सरकार को कैपेक्स करके दिखाना है। और वो सबसे बड़ा ट्रिगर है। आरबीआई गवर्नर इस पॉलिसी में काटे, अगली में काटे, सीआरआर कट दे ना दे सेकेंडरी है, लेकिन सरकार के तो हाथ में पैसा पड़ा है और सरकार को खर्च करना भी है। अब आपके पास में कोई ऐसी समस्या भी नहीं, कोई ऐसा बड़ा राज्य नहीं जिसमें चुनाव हो रहे हो, जिसकी वजह से फिर से वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए, आप ना खर्चा कर पाओ। तो अब आपके यूनियन इलेक्शन निकल गए, बड़े स्टेट इलेक्शन निकल गए। अब सरकार को तुरंत प्रभाव से इलेक्शन के बाद खर्चे पे लगना पड़ेगा। सरकार खर्चा करेगी 1 रुपया तो 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया प्राइवेट सेक्टर कर देगा, तो वहां से भी आ जाएगा। सो आई थिंक सबसे बड़ी की है कि बड़े प्रोजेक्ट्स पर सरकार का खर्चा किस तरह से तुरंत आना शुरू होता है, और ये बड़े की ट्रिगर। और अगर ये चीजें हो जाती है, आरबीआई थोड़ा कंट्रोल में कर ले इन्फ्लेशन को और ब्याज दरें घटाने के संकेत दे, सरकार और थोड़ी लिक्विडिटी डाल दे सिस्टम में, और सरकार खर्चा करना शुरू करे, तो 6 महीने में ऑल इज वेल वापस से। ओके, ऑल इज वेल, कोई नहीं। चलिए, तो अब ये मोमेंट काफी क्रिटिकल है और सरकार और साथ ही आरबीआई गवर्नर साहब क्या निर्णय लेते हैं गोइंग फॉरवर्ड, ये महत्वपूर्ण होगा।